आपने कभी सोचा है कि हवा चलती क्यों है, पानी बहता क्यों है? मतलब यार क्या जरूरत थी वो चलने की? क्योंकि जब हवा चलती है ना तो उससे एयर मास बन जाता है, और जब पानी बहता है तो उससे नदी, ओशियन में ओशन करंट या समुद्री जलधारा का निर्माण हो जाता है। अब हमारी दिक्कत ये है दोस्तों कि हमें ये सारी चीजें ना एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ती है, लेकिन आज ये सब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, सन की रेज जो होती है वो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही परपेंडिकुलर होती है, जिसके कारण इस रीजन में हाई इंसोलेशन होता है, मतलब हमेशा हाई टेम्परेचर ही रहेगा। और जब हम हाई लैटिट्यूड की तरफ या पोलर एरिया की तरफ चलते हैं तो यहाँ इंसोलेशन डिक्रीज होता है, जिसका कारण है कि सन की रेज हमेशा यहाँ पर तिरछी होती है, जिसके कारण हाइयर लैटिट्यूड पे हमेशा लो टेम्परेचर बना रहता है। अब दोस्तों यहाँ ट्रॉपिक की हीट को पोलर एरिया तक और पोलर एरिया की कोल्डनेस को इक्वेटोरियल एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जाएगा और पोलर एरिया एक दिन बिल्कुल जम जाएंगे, और अगर इस प्रकार की टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी बन जाती है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब इस ट्रॉपिक की हीट को पोलर एरिया तक और पोलर एरिया की कोल्डनेस को इक्वेटर तक लाने का जो काम होता है ये ओशन करंट और एयर मास का होता है। दोस्तों इस हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हवा और पानी को मूव करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इस हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का 80% जो काम है दोस्तों वो आपका एयर मास को दिया गया, और 20% काम जो है वो ओशन करंट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये सब देख के ना यार समझ में आता तो है कि देयर मस्ट बी अ सुपर पावर जो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बस उसे अलग अलग नाम से जानते हैं, पर यार क्या गजब का इंजीनियर, डॉक्टर या क्रिएटर होगा वो जिसने सारी दुनिया इस एक तरीके से बनाई है और सब कुछ इतना ऑर्डर के अंदर में रखा है दोस्तों। चलिए, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओशियन करंट की। इसीलिए मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस टॉपिक को हम अपने अंदाज में करेंगे, हम सारी डेफिनेशन यहाँ पे खुद बनाएंगे और अच्छे से ना पहले इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ओशन करंट की हम बात कर रहे हैं तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है ना वो ये आता है कि ओशन करंट होते क्या है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल शब्दों में आपको इसका जवाब दूं तो इसका आंसर क्या होगा? सो इन वेरी सिंपल वर्ड, जब लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करता है ना तो उसे ही हम ओशन करंट का नाम दे देते हैं। जब ये ओशन करंट इक्वेटर टू पोल मूव करते हैं तो इन्हें हम वार्म करंट कह देते हैं, क्योंकि इनमें जो इक्वेटर का वार्म वाटर होता है। सिमिलरली जब ये पानी पोल से इक्वेटर की ओर फ्लो करता है तो ठंडा होने के कारण हम इसे कोल्ड करंट का नाम दे देते हैं। दोस्तों स्पीड के आधार पर भी ना हम इन करंट को 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे पहला है स्ट्रीम, दूसरा है करंट और तीसरा होता है दोस्तों ड्रिफ्ट। स्ट्रीम जो होती है ना उसकी स्पीड सबसे तेज होती है, फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। ड्रिफ्ट जो होता है वो सबसे स्लो मूव करता है, फॉर एग्जांपल वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। दोस्तों यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे फैक्टर होते हैं जो ओशियन करंट की स्पीड, उनके फ्लो और इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। आज हम इन सारे फैक्टर्स को समझने वाले हैं। इन फैक्टर्स के अंदर में जो फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है प्लैनेटरी विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड ओशन रिलीफ। दोस्तों यहाँ पे अर्थ के रोटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओशियन करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने में। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेटरी विंड और इनका रोल क्या होता है ओशन करंट। तो जब हम प्लैनेटरी विंड की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे दिमाग में ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली आता है। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो के अंदर में पूरे एयर मास को हम पढ़ेंगे, तब मैं वहां पर इन सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब ये जो प्लैनेटरी विंड होती है ना दोस्तों, ये ओशन करंट की फ्लो और डायरेक्शन को प्राइमरली डिसाइड करती है। जैसा कि मैं अगर ट्रेड विंड का एग्जांपल लूं तो ट्रेड विंड जो है वो हमारे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में 10 से लेकर 30 डिग्री मूव करती है, 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज 10 to 30 डिग्री साउथ। इन विंड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में होती है। जब ये हवा चलती है तो इक्वेटोरियल वाटर के ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जिसके कारण दोस्तों हमारा इक्वेटर का सारा पानी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर में फ्लो करने लग जाता है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हम इसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ ऑफ इक्वेटर हम इसे साउथ इक्वेटोरियल करंट का नाम देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इक्वेटर और पोल के वाटर में टेम्परेचर में काफी डिफरेंस होता है। इक्वेटर का पानी वार्म होता है, जिसके कारण वो लाइटर यानी कि हल्का होता है, और हल्का पानी हमेशा सरफेस से फ्लो करता है,
वही पोल की तरफ हम जब बात करते हैं तो पोल का वाटर ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण ये डेंसर होता है और डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये सिंक करता है, और सिंक करने के कारण ये ठंडा पानी हमेशा ओशियन की फ्लोर के साथ मूव करता है। तो यहाँ बहुत क्लियर हो गया, अगर पानी गर्म होगा तो वो ओशन की सरफेस से फ्लो करेगा, लेकिन अगर पानी ठंडा होगा तो वो ओशन के फ्लोर के साथ में मूव करेगा। अब दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर आता है वो आता है सैलिनिटी। अब सबसे पहले सैलिनिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। सैलिनिटी, जिसको हिंदी में हम लवणता कहते हैं दोस्तों, क्या होती है? देखो, ओशियन वाटर के अंदर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसे हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। इसे पार्ट पर मिलियन यानी कि ppm और पार्ट पर 1000 यानी कि ppt के नाम से हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं दोस्तों कि इस पानी की सैलिनिटी 5 ppm है, तो इसका मतलब क्या होगा? ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन वाटर के अंदर में केवल 5 पार्ट किसके हैं? सॉल्ट के प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। अब जो हाई सैलिनिटी का पानी होता है, हाई सैलिनिटी मतलब ज्यादा नमक के कण उसमें उपस्थित है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी, वो भारी होगा, और भारी होगा तो वो सिंक करेगा, नीचे की ओर जाएगा। दूसरी ओर लो डेंसिटी का जो पानी होता है वो ऊपर से फ्लो करता है। अब समझने वाली बात यह है, हाई डेंसिटी का पानी आपका नीचे की तरफ जाएगा, वो सिंक करेगा, और लो डेंसिटी का पानी दोस्तों वो ऊपर आएगा। तो ऑलवेज लो डेंसिटी का पानी हाई डेंसिटी के पानी के ऊपर से फ्लो करेगा। इसके बाद आता है दोस्तों अर्थ का रोटेशन। आप सभी को पता है दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं हिंदी में। अब इस रोटेशन के कारण सभी फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट पर ना एक फोर्स लगता है, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अगेन, कोरियोलिस फोर्स एक गलत कॉन्सेप्ट है, इसको एक डिफरेंट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फोर्स ओशियन करंट को नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर राइट में डिफ्लेक्ट करता है, और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर में ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्थ अटलांटिक की बात करूं तो गल्फ स्ट्रीम अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके बाद हम इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। वहीं साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर में ब्राजीलियन करंट अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, और इसके बाद हम इसे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों लास्ट में आता है ओशन रिलीफ, जो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे ब्राजील के शोल्डर पर केप साओ रॉक वेस्ट फ्लोइंग साउथ इक्वेटोरियल करंट को केन करंट और ब्राजीलियन करंट के अंदर में डिवाइड कर देता है। अब दोस्तों ये ओशन करंट सिर्फ बड़े ओशन में ही डेवलप होते हैं, जैसे अटलांटिक ओशन में डेवलप होंगे, फिर इंडियन ओशन में, और फिर पैसिफिक ओशन में। दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मैं आपको एक ओशन करंट समझा दूं ना, तो आप बाकी सारे ओशन करंट को अपने आप से समझ लोगे, और ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आप किस ओशन के करंट को समझना चाहते हैं। बाकी दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे साथ मिलके यूपीएससी के सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है edurathi.com। साथ में दोस्तों हमारी ऐप है edurathi ऐप, जिसमें आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।